हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और वो शख्सियत कोई नहीं, वो है भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, जिनका जर्नी रहा है 1935 से लेकर 2020 तक। तो उनके बारे में हम कुछ जानते हैं और कुछ समझते हैं उनके बारे में। ये मैंने बहुत छोटा सा वीडियो बनाया है और आपके लिए जीके के पर्पज से भी अच्छा हो सकता है, तो प्लीज उनके बारे में कुछ जानते हैं, तो अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रणब मुखर्जी का जो जन्म है वो 11 दिसंबर 1935 को हुआ। उनका जो स्थान था वो पश्चिमी बंगाल के वीरभूम जिले में किरनाहर शहर के निकट स्थित मिराती में उनका जो जन्म स्थान था। इसके अलावा उनका जो पूरा नाम है वो है प्रणब कुमार मुखर्जी। इसके अलावा जो उनका जो उपनाम है वो है प्रणब दा। प्रणब दा के नाम से प्रणब मुखर्जी बहुत फेमस है और आज तक भी उनको प्रणब दा ही बोला जाता है। इसके अलावा जो उनके पिता का नाम है वो है कामदा किंकर मुखर्जी। उनके पिता के बारे में ऐसा कहते हैं कि पिताजी 1920 से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय होने के साथ पश्चिम बंगाल विधान परिषद में 1952 से 64 तक सदस्य और वीरभूम पश्चिम बंगाल में जो आता है जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके थे। उनके पिता एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन की खिलाफत के परिणाम स्वरूप 10 वर्षों से अधिक जेल की सजा भी काटी है। ऐसा कहते हैं कि उनके पिता का कि कांग्रेस के एज उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा समय दिया और इसके अलावा वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन भी किया था। उसकी वजह से वो लगभग 10 वर्षों से अधिक जेल में उन्होंने सजा भी काटी थी। इसके बाद बात करते हैं कि उनकी माता का जो नाम है वो है राजलक्ष्मी मुखर्जी। बात करते प्रणब मुखर्जी ने सूरी वीरभूम के सूरी विश्वविद्यालय कॉलेज में शिक्षा पाई और उनका शिक्षा का करियर कैसा रहा उसके बारे में बात करते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में मतलब कि ग्रेजुएशन के साथ साथ कानून की डिग्री की हासिल की। वे एक वकील और कॉलेज प्राध्यापक भी रह चुके हैं और उन्हें मानद लिट उपाधि भी प्राप्त है। उन्होंने पहले एक कॉलेज प्राध्यापक के रूप में और बाद में एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। वे बांग्ला प्रकाशन संस्थान देशीय डाक मातृभूमि की पुकार में भी काम कर चुके हैं। प्रणब मुखर्जी बंगीय साहित्य परिषद के ट्रस्टी एवं अखिल भारत बक साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे। तो जो प्रणब दा है उन्होंने कानून की डिग्री भी हासिल की थी और जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था तो वो एक प्रकार से आप देखा जाए तो एक कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बने और बाद में उन्होंने एक पत्रकार के रूप में भी वहां पर अपने करियर की शुरुआत की थी। बात करते हैं पूर्व राष्ट्रपति के शौक की बात करें तो उन्हें पढ़ना, बागवानी करना और संगीत सुनना 3 ही शौक रहे। मतलब उन्हें अपने करियर में अगर कोई सबसे ज्यादा शौक रहे तो वो है पढ़ना, बागवानी करना और संगीत सुनना। ये 3 शौक उनको रहे और ये चीज तो हम भी जानते हैं कि अंत तक भी पढ़ना उनसे जुड़ा रहा। प्रणब का विवाह, जो प्रणब दा जी का विवाह है वो 22 साल की उम्र में 13 जुलाई 1957 को शुभा मुखर्जी के साथ हुआ। उनके 2 बेटे और 1 बेटी, कुल 3 बच्चे हैं। तो प्रणब दा जी की जो पत्नी है, धर्म पत्नी, जो उनका नाम है वो शुभा मुखर्जी है और जो उनके 3 बच्चे हैं कुल, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी है। बात करते हैं राजनीतिक करियर, जो कि सबसे ज्यादा वो चर्चा में रहे राजनीतिक करियर की वजह से। तो समझते हैं उनका राजनीतिक करियर कैसा रहा है और हो सकता है कि क्वेश्चन भी यहीं से पुटअप हो सकता है। तो राजनीतिक करियर में हम बात करते हैं कि संसद सदस्य रहे वो राज्यसभा में लगभग 1 जनवरी 1969 से लेके 1 फरवरी 2000 तक वो संसद सदस्य रहे राज्यसभा में। इसके अलावा संसद सदस्य लोकसभा में वो रहे 10 मई 2004 से लेके 26 जून 2012 तक वो निर्वाचन क्षेत्र जंगीपुर में सदस्य रहे। इसके अलावा राज्यसभा के नेता रहे वो जनवरी 1980 से लेके 31 दिसंबर 1984 तक। इसके अलावा जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे वो 24 जून 1991 से लेके 15 मई 1996 तक। और लोकसभा के नेता रहे वो 22 मई 2004 से 26 जून 2012 तक। इसके अलावा भी उनका करियर राजनीतिक करियर बहुत लंबा रहा। बात करते हैं हम, वो विदेश मंत्री रहे 24 अक्टूबर 2006 से 22 मई 2009 तक। इसके अलावा वो रक्षा मंत्री रहे 2004 से 2006 तक। वित्त मंत्री भी वो रहे 2009 से 2012 तक और वो भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे 2012 से 2017 तक। तो अगर मैं जानता हूं ये उनका पूरा राजनीतिक करियर है, वो आप यहां से रीड भी कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर क्वेश्चन पुटअप हो सकता है तो वो क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन रहे थे, तो वो थे प्रणब मुखर्जी। बात करते हैं इसके बाद
सम्मान उनको राष्ट्रीय सम्मान क्या क्या मिले, पद्म विभूषण मिला, 2008 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार उनको दिया गया और भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। 2019 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार उनको दिया गया। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो हमारे सम्मानीय नागरिक हैं उनमें एक प्रणब मुखर्जी भी है। बात करते हैं विदेशी सम्मान उनको क्या क्या मिले। विदेशी सम्मान में हम बात करते हैं बांग्लादेश मुक्ति युद्ध सम्मान, बांग्लादेश मृत्युंजय सनोना 5 मार्च 2013 बांग्लादेश की तरफ से उनको मिला। इसके अलावा कोटेडी आइवर ऑर्डिनेशनल जीसी रिबन एसबीजी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द आइवरी कोस्ट जून 2016 में उन्हें आइवरी कोस्टा की तरफ से मिला। इसके अलावा रिबर बार गिफ्ट ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेकावोर्स थर्ड 28 अप्रैल 2017 को उन्हें विदेशी सम्मान से सम्मानित किया गया। बात करते हैं अब भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में कुछ जो वो बातें जो कि आप नहीं जानते और शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते और कुछ जानते भी होंगे। तो प्रणब दा कर्मठ कार्यकर्ता थे, उन्हें लोग वर्केहॉलिक कहते थे। उनकी बेटी शर्मिष्ठा की माने तो वो दिन में 18 घंटे कड़ी मेहनत करते थे, मुश्किल से वो कभी छुट्टी लेते थे। हाँ, अमूमन वो दुर्गा पूजा में अपने पैतृक गांव मिराठी जाते थे और इन दिनों वो छुट्टी पर रहते थे। इसके अलावा वर्ष 1984 में प्रणब मुखर्जी को विश्व का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री का खिताब दिया गया था। ये खिताब यूरोमनी मैगजीन ने दिया था। वो भारत के एकमात्र वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 7 बार संसद में बजट पेश किया। यहां से भी देखो भाई, एक जनरल नॉलेज का जो एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा वित्त मंत्री था जिसने 7 बार संसद में बजट पेश किया, तो उसका एकमात्र आंसर है प्रणब मुखर्जी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रणब दा ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली थी। पार्टी का नाम था राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी। मतलब एक समय ऐसा भी आया था कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाएंगे या वो एक अच्छे कैंडिडेट है जिनका हार्डवर्क पार्टी को आगे लेके जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस चक्कर में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और पार्टी का नाम एक पार्टी बनाई जिसका नाम रहा राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी। इसके अलावा अफजल गुरु और अजमल कसाब की दया याचिका को प्रणब दा ने खारिज कर दिया था। भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने कार्यकाल में 7 लोगों की दया याचिका खारिज की। मतलब जिन्होंने गुनाह किया है उनको सजा होना चाहिए और इस प्रकार से जो भी दया याचिका आती थी वो उन्होंने खारिज की। बहुत बड़ा काम किया था प्रणब मुखर्जी ने और इसके लिए वो पूरा देश उनका सम्मान करता रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में वो बातें जो आप नहीं जानते। एक बार फिर प्रणब दा के पास एक डायरी थी जिसमें अपने जीवन की सभी अहम जानकारी उन्होंने दर्ज कर रखी है। उन्होंने डायरी में जो कुछ भी लिखा है उनकी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद वो चीजें सार्वजनिक की जाए। राष्ट्रपति के रूप में प्रणब दा ने शिक्षक दिवस पर स्कूल के बच्चों को भारत की राजनीति का इतिहास पढ़ाया और इतिहास रच दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नई दिल्ली से प्रेसिडेंट स्टैंड में छात्रों को बुलाकर इतिहास पढ़ाया था। ये बहुत ही वाकई में अगर देखा जाए कि एक राष्ट्रपति रहते हुए आपने कितना अच्छा काम किया है। मतलब आपने स्कूली बच्चों को जाकर एक इतिहास पढ़ाया, उनको कुछ हमारे इतिहास के बारे में अच्छी नॉलेज दी। ये बहुत ही सम्मानीय काम किया उन्होंने। कुछ अंतिम क्षण जो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे क्या हुआ उनके साथ। पूर्व राष्ट्रपति को 10 अगस्त को दिल्ली छावनी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनके मस्तिष्क में थक्का हटाने के लिए उसी दिन ऑपरेशन किया गया था। अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद वो कोविड-19 से भी संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद उन्हें श्वास संबंधित संक्रमण हो गया था। तो कल से श्री प्रणब मुखर्जी की चिकित्सा स्थिति में गिरावट आई है। वो अपने फेफड़ों के संक्रमण के कारण सेप्टिक सदमे में थे और विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा प्रतिबंधित किया जा रहा था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 सोमवार 3:30 पर दिल्ली के अस्पताल में निधन हुआ। तो ये उनके अंतिम क्षण थे जहां पर उनको इन बीमारियों से ग्रसित होते हुए वो हमें अलविदा कह गए और ऐसी शख्सियत हमको अलविदा कह गई जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते और उनके योगदान को भी हम कभी नहीं भूल सकेंगे। कोई भी समस्या कभी हिंसा से हल नहीं हुई है, ये हर तरफ सिर्फ चोट और दर्द पहुंचाता है। ऐसा प्रणब मुखर्जी का कहना था कि अगर कोई भी समस्या हमको हल करनी है तो उसको शांति रूप से हम हल कर सकते हैं, न कि हिंसा से। सो माय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।